मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबने ईमानदार लकड़हारा यह कहानी तो सुनी होगी। जहाँ तक मुझे याद है, जब आप लोग 7वीं कक्षा में थे तब यह कहानी लिखकर 3 कुल्हाड़ियों को तैयार करके अभिनय करके दिखाए थे। याद है? याद नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर से कहानी सुनेंगे। अब आप सब बड़े हो गए हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। यही सोच रहे होंगे कि टीचर हमें ये छोटे बच्चों की कहानी क्यों सुना रही है। छोटे बच्चे बनकर बड़ों से कहानी सुनने का वो मज़ा ही कुछ अलग है। बच्चों, फिर से यह कहानी सुनिए और अपने बचपन के बीते हुए उन सुनहरे पलों को याद कर लीजिए। कहानी लकड़हारा और उसकी कुल्हाड़ी। एक समय एक लकड़हारा गहरी नदी के किनारे काम कर रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसल गई और नदी में जा गिरी। रोते हुए वह बोला, ओह, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, अब मैं क्या करूं? पानी बहुत गहरा है और मुझे डर है कि मैं डूब जाऊंगा। मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? जल देवता ने उस गरीब आदमी को रोते हुए सुना और उसके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ लकड़हारे? तुम इतने उदास और परेशान क्यों हो? जल देवता ने उस आदमी की कहानी सुनी और बोले, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। क्या यह तुम्हारी है? उन्होंने पूछा। लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, यह मेरी नहीं है। उन्होंने फिर डुबकी लगाई और चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। उन्होंने पूछा, यह तुम्हारी है? नहीं, यह मेरी नहीं है। लकड़हारे ने फिर जवाब दिया। जल देवता ने फिर डुबकी लगाई और वही कुल्हाड़ी निकाली जो लकड़हारे की थी। यह मेरी कुल्हाड़ी है, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। अब मैं काम कर सकता हूं, लकड़हारा बोला। जल देवता उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुए और उन्होंने सोने व चांदी की कुल्हाड़ी भी उसे इनाम में दे दी और उसके धन्यवाद करने से पहले ही अंतर्ध्यान हो गए। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट आया। उसने अपने सभी मित्रों को यह कहानी सुनाई और उसके एक मित्र ने भी अपना भाग्य आजमाने की कोशिश की। वह भी उसी स्थान पर गया और नदी में अपनी कुल्हाड़ी फेंककर रोने लगा। ओह, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? कौन मेरी मदद करेगा? जल देवता उसके सामने उपस्थित हुए और जब उन्हें पता चला कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है तो उन्होंने डुबकी लगाई और फिर सोने की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है? दूसरे लकड़हारे ने उत्तर दिया, हाँ, यह मेरी है। तुम झूठ बोल रहे हो, जल देवता ने कहा। अब ना ही तुम्हें यह कुल्हाड़ी मिलेगी, ना ही तुम्हारी कुल्हाड़ी जो तुमने जानबूझकर गिराई थी। शिक्षा, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है। बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाँ, ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और तरक्की पाते हैं। उन्हें कभी किसी चीज़ का भय नहीं रहता है। ईमानदारी ही एक ऐसा गुण होता है जिससे सामने वाले का भरोसा आसानी से जीता जा सकता है। ईमानदारी से अपने परिश्रम की कमाई से जीने वाले व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी संघर्ष करना पड़े, लेकिन अंत में ऐसे ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को सफलता ज़रूर मिलती है। विद्यार्थियों, आज जो एकांकियाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें चित्रित बालक
बसंत के चरित्र से प्रामाणिकता से जीना सीख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बसंत की सच्चाई इस एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर जी का परिचय प्राप्त करेंगे। लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर मानव जीवन का यथार्थ चित्रण करने वाले लेखकों में विष्णु प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मीरपुर में सन 1912 ईस्वी में हुआ। पंजाब में शिक्षा पाकर वहीं 15 वर्ष तक उन्होंने सरकारी नौकरी की। सन 1955 में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक बने। 1.5 वर्ष बाद वहाँ से त्यागपत्र दिया और तब से स्वतंत्र साहित्यिक के रूप में जीवन यापन कर रहे थे। विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी लेखक माने जाते हैं। आपके एकांकी मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। मानवीय संबंधों का मनोवैज्ञानिक धरातल पर भावात्मक चित्रण उनके एकांकियों की विशेषता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा मसीहा, तट के बंधन, निशिकांत, दर्पण का व्यक्ति, धरती अब भी घूम रही है, युगे युगे क्रांति, गृहस्थी आदि। पाठ का आशय क्या है वो भी यहाँ पर दिया गया है, उसे भी पढ़िए। विष्णु प्रभाकर मानव मन के पारखी लेखक है। इस एकांकी में उन्होंने स्वाभिमान, परदुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। इस एकांकी में चित्रित गरीब शरणार्थी बालक बसंत, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष है, और उसका छोटा भाई प्रताप, जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष है, दोनों अहीर टीले में गोल्लरा केरियल्ली बीकू अहीर के घर में रहते थे। ಅಹಿರ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಗ್ವಾಲ, बीकू ಎಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। कारण क्या है? क्योंकि ये दोनों अनाथ थे। इनके माता पिता को दंगों के दिनों में किसी ने मार डाला था। बसंत इतना स्वाभिमानी और ईमानदार लड़का था कि गरीब होते हुए भी वो दूसरों की भीख या दया के पैसों से नहीं, बल्कि परिश्रम की कमाई से, ईमानदारी से बटन, छलनी, ये छलनी क्या है? छलनी रसोई घर में काम आने वाली एक उपयोगी वस्तु है। यह एक जालीदार छोटा उपकरण है जिससे दूध, चाय, आटा आदि छान सकते हैं। वहाँ चित्र देखिए तो समझ जाएंगे। दिया सलाई, बेंकी कड्डी, मैस्टिक जैसी छोटी मोटी चीज़ों को बेचकर मिले पैसों से अपने छोटे भाई प्रताप के साथ जीवन निर्वाह करता था। तभी एक दिन बाजार में जब बसंत बटन, दिया सलाई, छलनी आदि सामान बेच रहा था, तब उसकी मुलाकात मजदूरों के नेता, कार्मिकर नायक अथवा मुखंड पंडित राजकिशोर जी से होता है और वो उनसे कोई ना कोई चीज़ें खरीदने के लिए बहुत विनती करता है। तो उससे तंग आकर पंडित राजकिशोर जी बिना कुछ खरीदे ही मुफ्त में उसे 2 पैसे देने जाते हैं। तो बसंत क्या करता है? उसे भीख कहकर उसे लेने से साफ इनकार कर देता है। तो बसंत के परिश्रम की कमाई से जीने की इस इच्छा को देखकर पंडित राजकिशोर जी इतना प्रभावित हो जाते हैं कि न चाहते हुए भी तुरंत छलनी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं
और 2 पैसे ಚುಟ್ಟೆ न होने की वजह से 2 पैसे चिल्लरे इಲ್ಲದ ಕಾರಣ 1 रुपए का नोट देते हैं। बसंत के पास भी ಚುಟ್ಟೆ नहीं थे। ಬಸಂತನ ಬಳಿಯೂ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ। कारण क्या है? क्योंकि उस दिन कोई भी सामान नहीं बिका था। तो वो क्या करता है? वो पंडित राजकिशोर जी को वहीं उसका इंतज़ार करने के लिए कहकर नोट बुनाना अर्थात बड़े सिक्के को चिल्लर या ಚುಟ್ಟೆ के रूप में बदलना, ಚಿಲ್ಲರೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ। वो नोट बुनाने बाज़ार की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में नोट बुनाकर लौटते समय क्या हो जाता है? वो मोटर के नीचे आ जाता है और इस दुर्घटना में उसके दोनों पैर कुचले जाने की वजह से वो थोड़ी देर तक बेहोश भी हो जाता है। ಗಾಡಿಯು ಬಸಂತನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಹರಿದು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ। ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ। इसी दुर्घटना की वजह से वो ठीक समय पर पैसे लेकर पंडित राजकिशोर जी के पास नहीं लौटा और इधर पंडित राजकिशोर जी उसका इंतज़ार करते करते निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही बसंत को होश आता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले अपने छोटे भाई प्रताप को पंडित राजकिशोर जी के बाकी पैसे 14.5 आने लौटाने के लिए उनका घर जो किशनगंज में है ना, वहाँ बेचता है। बच्चों, बसंत एक गरीब लड़का है और अचानक हुई मोटर दुर्घटना की वजह से वो घायल भी हो जाता है और उसकी ऐसी चिंताजनक स्थिति में तो उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। फिर भी उसने अपने बारे में न सोचकर ईमानदारी से तुरंत पंडित राजकिशोर जी के पैसे लौटाता है। बच्चों, हम सब बसंत के चरित्र से प्रेरित होकर क्या सीख सकते हैं? प्रामाणिकता से, ईमानदारी से जीना सीखेंगे, वो भी अपने परिश्रम के बल पर। बच्चों, पाठ के इस भाग पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछते आए हैं। वो क्या है? वो प्रश्न है, बसंत ईमानदार लड़का है कैसे? तो इसे याद रखिए। बच्चों, इस पाठ में बसंत का पात्र तो हम सब के लिए अनुसरणीय है। वहीं दूसरी ओर मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर जी का पात्र भी हम सब के लिए अनुसरणीय है। कैसे? जानना चाहेंगे? तो सुनिए। मजदूरों के नेता पंडित राजकिशोर जी गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे। स्वाभिमानी बसंत के परिश्रम की कमाई से जीने की इच्छा से प्रभावित पंडित राजकिशोर जी उसकी सहायता करने के लिए न चाहते हुए भी छलनी खरीदते हैं। बसंत का छोटा भाई प्रताप से, जो अपने भाई के कहने पर पैसे लौटाने उनके घर आया था, उससे बसंत की मोटर दुर्घटना में आहत होने की खबर सुनते ही तुरंत उसके घर पहुंचते हैं और सही समय पर डॉक्टर को बुलाकर चिकित्सा भी दिलवाते हैं। जब उन्हें डॉक्टर से यह पता चलता है कि पैर की हड्डी टूट जाने की वजह से तुरंत उसे अस्पताल ले जाना होगा, तो वे तुरंत क्या करते हैं? एम्बुलेंस को बुलाकर उसे अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में दोनों भाइयों के पास रहकर उन्हें सांत्वना भी देते हैं। पंडित राजकिशोर जी का यह मानवीय व्यवहार हम सब के लिए अनुसरणीय है। बच्चों, पाठ के इस भाग पर भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछते आए हैं। तो वो प्रश्न है, पंडित राजकिशोर जी के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए।
अब फिर से पाठ का आशय याद कर लीजिए, जो इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़ा है। इस एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी ने स्वाभिमान, पर दुख कातरता जैसी मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। गरीब होकर भी स्वाभिमानी और परिश्रम की कमाई से जीने वाले बसंत और प्रताप एक ओर है, तो दूसरी ओर कंगालों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए आदर के साथ व्यवहार करने वाले राजकिशोर जैसे पात्र अनुसरणीय हैं। बच्चों, इस एकांकी के अंत में पंडित राजकिशोर जी डॉक्टर से एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो महत्वपूर्ण बात क्या है, सुनना चाहेंगे तो सुनिए। डॉक्टर, बसंत को बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, याद रखिए। इससे हमें यह पता चलता है कि पंडित राजकिशोर जी बसंत में निहित दुर्लभ गुण, उसकी ईमानदारी से वे बहुत प्रभावित थे। बच्चों, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद रखना होगा वो क्या है? पंडित राजकिशोर जी के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण कौन सा है? पंडित राजकिशोर जी के अनुसार बसंत में निहित दुर्लभ गुण उसकी ईमानदारी है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम स्कूल में होते तो इस एकांकी का मंचन या अभिनय आप ही से करवाती। क्या करें, आज हम अपने अपने घर में बैठे हैं, कोई बात नहीं। यह वीडियो देखिए जिसमें इस एकांकी का मंचन या अभिनय करके दिखाया गया है, और फिर से पाठ का पुनरावलोकन कीजिए। बच्चों, यह वीडियो देखने से पहले पात्र परिचय की ओर ध्यान दीजिए। पात्र परिचय: बसंत एक गरीब शरणार्थी लड़का, प्रताप बसंत का छोटा भाई, पंडित राजकिशोर एक नेता, उसके बाद डॉक्टर तथा दो राह चलते व्यक्ति। इस एकांकी में 3 दृश्य है। एकांकी का प्रथम दृश्य कहाँ घटता है? एकांकी का प्रथम दृश्य एक बड़े नगर के बाजार में घटता है। यहाँ पर बसंत चलनी, बटन, दिया सलाई आदि चीज़ें बेच रहा है। एकांकी का दूसरा दृश्य किशनगंज में घटता है। यहाँ पर बसंत का छोटा भाई प्रताप पंडित राजकिशोर जी के बारे में पूछता हुआ नजर आता है। एकांकी का तीसरा दृश्य कच्चे घर के अंदर के ओसारे का दृश्य, हरकलु गुडिसलिना चावड़िया दृश्य। यह बीकू अहिर का घर है। ज़मीन पर दरी बिछी है, जमकाने मोटे सूतों से बना हुआ बिछोना, उस पर बसंत लेटा है और रह रह कर वो दर्द से करा उठता है। नोविनिंद नरಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ। उसी समय प्रताप और राजकिशोर वहाँ आते हैं। बच्चों, अब फिर से वीडियो देखिए तो अपने आप समझ जाएंगे। ले लो, बटन ले लो, छल्ली ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो, छल्ली ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो, छल्ली ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो, छल्ली ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो। अरे चलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो। चलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो। चलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। चलनी ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो। छल्ली ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो, छल्ली ले लो, दिया सलाई ले लो, बटन ले लो। साहब छल्ली लीजिए। नहीं नहीं, मुझे चलनी नहीं चाहिए। साहब प्लीज, साहब नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे जाना है। तुम किसी और से पूछो। छल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया साहब छल्ली लीजिए साहब। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं प्लीज चाहिए। साहब नहीं छल्ली नहीं लीजिए। नहीं नहीं, प्लीज, मुझे काम है, मुझे काम है। साहब छल्ली लीजिए। नहीं नहीं नहीं, आगे चलो आगे। साहब छल्ली ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो, छल्ली ले लो, बटन ले लो। साहब छल्ली लीजिए।
अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम किसी और को दो। चलिए लीजिए, दूध चाहिए, चाय भाई चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ। साहब बटन, नहीं साहब दिया सलाई, नहीं नहीं। साहब कुछ तो लीजिए। अरे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कैसे ले लो? साहब 2 पैसे, ओहो कह दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो 6 पैसे। नहीं नहीं। साहब कुछ तो लीजिए, आपसे आशा थी, एक चीज़ तो लीजिए साहब। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो 2 पैसे रख लो। नहीं साहब नहीं, मैं नहीं लूँगा, नहीं लोगे? नहीं लूँगा। अच्छा, एक समय में तुम्हें क्या बचेगा? साहब 2 पैसे। तो बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने छन्नी खरीद ली। नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, मेरा तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा। आप छल्ली खरीद लीजिए। पर भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, सिर्फ नोट है। नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, सुबह से कुछ नहीं बिका। तभी तो कहता था। अच्छा कल ले लूँगा या तुम मेरे घर आ जाना, मैं किशनगंज में रहता हूँ। नहीं नहीं साहब, आज ही लीजिए। और भाई तुम तो। साहब जो नोट दीजिए, मैं उसको मार्केट में जाकर, बाजार में जाकर भुना लाता हूँ। अरे भाई अच्छा लो बुना लाओ, अभी आना। साहब मैं अभी आया, आप यही ठहरिए, ठीक है। बस पलक मारते ही आ जाऊँगा। अरे 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया। मुझे तो लगता है अब नहीं आएगा, मैं घर चलता हूँ। जी सुनिए, ये किशनगंज है, हाँ किशनगंज यही है। राजकिशोर जी का घर कहाँ है? कौन राजकिशोर? मुझे नहीं पता, आप किसी और को जाके पूछिए, आगे चल। जी सुनिए, पंडित राजकिशोर जी का घर कहाँ है? कौन राजकिशोर? जो मजदूरों के नेता है। हाँ आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ वो नीला पर्दा देते हैं ना। हाँ वो वही रहते हैं। धन्यवाद। हाँ। राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। कौन है? क्यों भाई क्या बात है? मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो मैं आता हूँ। तुम्हारा भाई कौन है बच्चे? जिससे आपने दोपहर को छलनी ली थी। हाँ हाँ, मैंने एक लड़के से एक छलनी खरीदी थी, वह भुनाने गया था मगर वापस ही नहीं आया। हाँ, उसकी मोटर से उसकी दुर्घटना हो गई और उसके पैर कुचले गए। क्या पैर कुचले गए? हाँ। अब वह कहाँ है? घर में है। घर में कौन कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? हाँ जी हाँ, मैं और मेरे भाई, हम दोनों बिकू अय्यर के घर में रहते हैं। तुम्हारा माँ बाप का क्या? वो नहीं रहे, दंगों के दिनों में उन्हें मारा डाला। दंगों के दिनों में उन्हें मार डाला? हाँ। तुम दोनों बीकू अय्यर के घर रहते हो? हाँ। घबराओ मत, हम अभी चलेंगे। वैसे ये तुम्हारा घर कहाँ है? अय्यर टेले में। अमर सिंह, ओ अमर सिंह, मैं अहर टिला जा रहा हूँ। तुम डॉक्टर वर्मा को लेकर इसी वक्त वहाँ आना। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर दुर्घटना में कुचली गई है। बीकू अय्यर का घर पूछ लेना। चलो अभी चलो। अरे ये तो जमीन पर लेटा है। आप आए हैं? घबराओ मत, तुम भैया। देखो तो कहाँ चोट लगी है। भैया मत चिल्लाओ। नहीं नहीं, भैया। घबराओ नहीं।
मैं मोटर से टकरा गया, इसीलिए आपका गुना न ला पाया। उस बात की चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, वो आते ही हो। हाँ हाँ। हेलो पंडित जी। हेलो डॉक्टर। मैंने इस बच्चे को कहीं देखा है। हाँ याद आया, मैंने आज सुबह इस बच्चे को मैंने बाजार में देखा था। जी डॉक्टर, जरा देखे तो इसे। हाँ मैं देखा हूँ। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? पंडित जी, मुझे ऐसा लगता है इस पैर की हड्डियाँ टूट गई हैं। स्कैन करके देखना पड़ेगा। यह पैर ठीक है, इसे जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अभी ले चलो, मैं एम्बुलेंस के लिए फोन करा था। आप कर रहे हैं, तब तक मैं इसे एक इंजेक्शन देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो, बस लेटे रहो। डॉक्टर साहब, जब तक मैं नहीं आता आप यही रहे, इसे ठीक करना ही होगा। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ है, यह ईमानदार है। ठीक हो जाएगा। घबराओ मत। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? डॉक्टर, इसे अस्पताल ले जाते हैं। बच्चों, आज का गृह कार्य क्या है? लेखक परिचय और कठिन शब्दार्थ को नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, परंतु पाठ का आशय नोट्स में लिखिए। उसके साथ साथ इस एकांकी को ध्यान से पढ़िए। पढ़ते समय कठिन शब्दार्थ को भी देख लीजिए, आसानी होगी। और पढ़ते समय अगर कोई भी संदेह हो तो अंडरलाइन कीजिए और ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।